जैसे दिक्कत हो रही थी, जो कि नहीं सही वीडियो हो पा रही थी। लेकिन अब जो है आज सारे जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई है। तो आज मैं जो है सही से फिर से वही क्वेश्चन की वीडियो लेने जा रही हूँ लाइव। तो चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए हम अपना डिस्कस करते हैं। जय श्री कृष्णा। और देखते हैं हमारा वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा, जो कि मैं राजन श्री से करा रही हूँ। और ये लघुत्री कंप्लीट होने के बाद में फिर मैं जो है शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगी, फिर भी राजन श्री से कराऊंगी, जो कि 15 से और 15, 16, 17, 18 के जो भी वेरी शॉर्ट और शॉर्ट और वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपना सिलेबस डिस्कस। और हाँ, आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने जो भी कॉलेज ग्रुप है उनमें से मैं शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। और आपकी लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग जितना ज्यादा अपना प्यार हमें मेरे साथ सपोर्ट करेंगे और प्यार दिखाएं, अपना बनाए रखेंगे, हम पे विश्वास बनाए रखेंगे, तो मैं भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाती रहूंगी, अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूंगी। तो चलिए देर ना करते हुए हम करते हैं। जय। कल का जो क्वेश्चन था, कल की मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन वो क्लियर नहीं आ पा रही थी, इस वजह से आज मैं फिर से वहीं से 86 से अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। क्या है 86 क्वेश्चन है, जातिवाद एक जटिल सामाजिक तथा राष्ट्रीय समस्या है। इस कथन को सिद्ध कीजिए। जातिवाद जटिल सामाजिक तथा राष्ट्रीय समस्या, राष्ट्र की ये समस्या है। जातिवाद जो है वो एक राष्ट्र की समस्या है, इस कथन को सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन जो है डीएलएड के सन 2018 के पेपर में आया है। तो देखते हैं क्या है ये इसका आंसर। इसका आंसर है हमारे देश में जातिवाद की भावना एक सामाजिक तथा राष्ट्रीय समस्या के रूप में सामने आ रही है। व्यक्तियों में अपनी जाति के हितों के प्रति अधिक अधिक भाव होता है। आरक्षण की नीति तथा राजनीतिक खेलों ने इस भावना को और बढ़ा दिया है। आज जातिवाद समाज में एक नासूर की भांति फैल गई है, एक नासूर की तरह फैल गया है। यह एक जटिल समस्या बन गई है। जो जातिवाद है वो आरक्षण की नीति तथा राजनीतिक खेलों की भावना से और बढ़ गया है। पहले तो जातिवाद केवल समुदाय में ही होता था, अब ये राष्ट्रीय स्तर तक जातिवाद बढ़ रहा है और यह एक ऐसी जटिल समस्या बन गई है जिसके कारण लोग जो है देश हित को छोड़कर जाति हित की पर अधिक सोचने लगे हैं। इसके कारण जो है लोग देश हित को छोड़कर जाति हित के बारे में अधिक सोचने लगे हैं। इससे एकता तथा एकता तथा अनेकता का भाव भी खंडित होता है। अतः आज यह समस्या न केवल सामाजिक समस्या रह गई है, बल्कि राष्ट्रीय समस्या भी बन गई है, जिससे पूरा राष्ट्र प्रभावित है। हमारा अगला 87, लैंगिक असमानता से क्या अभिप्राय है। शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता के प्रति समझ किस प्रकार विकसित की जा सकती है। यह क्वेश्चन भी सन 2018 के पेपर में डीएल के पेपर में पूछा गया है। हेडिंग है लैंगिक असमानता से अभिप्राय। लैंगिक असमानता से अभिप्राय लिंग के आधार पर भेदभाव अथवा असमानता से है। हेडिंग है सेकेंड हेडिंग है शिक्षा द्वारा लैंगिक असमानता के प्रति समझ। शिक्षा द्वारा हम जो है लैंगिक भेदभाव के असमानता की जो असमानता है उसके प्रति समझ कैसे विकसित कर सकते हैं।
साधन है ऐसा साधन है जिसके द्वारा लैंगिक असमानता के प्रति समझ उत्पन्न संविधान में की जा सकती है। किसी भी प्रकार का लैंगिक भेदभाव को स्वीकार नहीं, लैंगिक जो हमारा संविधान है, हमारा भारत का जो संविधान है, उसमें किसी भी लैंगिक भेदभाव को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि व्यक्ति चाहे वह धनी हो या निर्धन हो, किसी भी जाति का हो, चाहे धनी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, किसी भी प्रदेश का क्यों ना हो, कहीं भी स्थान का भी क्यों ना हो, कोई भी भाषा बोलने वाला क्यों ना हो, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा तथा उसे किसी भी अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। ये हमारे भारत का संविधान है। समाज में लैंगिक असमानता को समाप्त करने हेतु सभी बच्चों को विकास का समान मिलना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा द्वारा बालकों के समानता की भावना का विकास कैसे किया जाए। लैंगिक भेदभाव दूर करने हेतु अभिभावकों को भी शिक्षित किया जा सकता है कि बेटी बेटे में भेदभाव न करें तथा दोनों को एक साथ दोनों के साथ एक साथ समान व्यवहार करें। हमारा अगला क्वेश्चन है 88। भू क्या है? 88 क्वेश्चन हमारा 88 को भूमंडलीय तप वृद्धि, भूमंडल पे जो तप की वृद्धि से क्या अभिप्राय है? इस भूमंडलीय तप वृद्धि पर नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है? यह क्वेश्चन भी 2018 के डीएलएड के पेपर में पूछा गया है। तो देखते हैं उत्तर है हमारा। पहली हेडिंग है भूमंडलीय तप में वृद्धि के अभिप्राय क्या है? भूमंडलीय तप में वृद्धि से अभिप्राय है कि पृथ्वी के कारण दिन रात भूमंडलीय तप में वृद्धि होती जा रही है। पृथ्वी के कारण भूमंडलीय तप में वृद्धि होती जा रही है प्रतिदिन। अब देखते हैं हेडिंग है भूमंडलीय तप वृद्धि में नियंत्रण के उपाय क्या है? भूमंडलीय तप वृद्धि पर नियंत्रण कई प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है। इसके कई प्रकार हैं। पहला है वृक्षारोपण। फर्स्ट है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण एक ऐसा उपाय है जो भूमंडलीय तप को कम कर सकता है। अतः अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके वायुमंडल को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार भूमंडलीय तप में कमी लाई जा सकती है, जैसे वृक्षारोपण करने से, और उससे जो है अधिक से अधिक वृक्ष लगाने से जो है हमारे वायुमंडल को शुद्ध किया जा सकता है और भूमंडलीय तप को कम किया जा सकता है। और वनों की रक्षा ना काट के भी हम भूमंडलीय तप में वृद्धि जो हो रही है उसे कई हद तक रोक सकते हैं। सेकेंड है भूमंडलीय तप बढ़ाने वाली गैसें भी होती हैं, अतः उद्योग में इस तरह की गैसों का उपयोग कम से कम किया जाए जिससे भूमंडल के तप में वृद्धि न हो। थर्ड है मानवीय जागरूकता उत्पन्न की जा सकती है, जिससे लोग उन कारणों को समझें
जो भूमंडलीय तप में वृद्धि कर रहे हैं और इन कारणों को दूर करने के लिए दूर करने का प्रयास करें। जैसे मनुष्यों में जागरूकता उत्पन्न करना कि पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। पेड़ पौधे जो है हमारे वायुमंडल को शुद्ध करते हैं और इसलिए जंगलों को जो जंगलों का कटान होता है ये नहीं, इस पर रोक लगानी चाहिए, रोक होनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है 89 जल संचयन एवं संरक्षण की आवश्यकता पर आपने विचार लिखिए। ये क्वेश्चन भी सन 2018 पेपर में आया है। हेडिंग है जल संचयन एवं संरक्षण की आवश्यकता। जल एक महत्वपूर्ण साधन है जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वर्षा के जल का कुछ भाग वाष्प बनकर पुनः वायुमंडल में विलीन हो जाता है तथा कुछ जल भूमि सोख लेती है। जिस भूमिगत जल अथवा अधोभौमिक जिसे अधोभौमिक जल कहा जाता है तथा शेष जल बालू सतह से बाहर आना शुरू कर देता है। जैसे बहता हुआ जल, नदी, सरिता, जिसे तालाब, ऊंचाई वाले भागों में वर्षा हिम के रूप में होती है। खिसकती हुई हिम को हिमानी या हिम नदी कहते हैं। इस प्रकार भूपृष्ठ के नीचे तथा ऊपर मिलने वाले सभी जल भंडारों को जल संसाधन कहा जा सकता है। भारत में जल का प्रमुख प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई द्वारा देश में न केवल कृषि में वृद्धि हुई बल्कि भूमि उत्पादकता भी वृद्धि हुई। इस प्रकार खाद्यान्न के उत्पादन में अत्यधिक मात्रा में जल की जागरूकता होती है। इसके अलावा घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों के लिए भी विशाल मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को अगर आप लोग नए देख रहे हैं तो आप लोग जो है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नए लोग जुड़ जा रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और आपकी लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। विशाल मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 90 मानवीय मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? संक्षेप में अपने विचार लिखिए। ये क्वेश्चन भी सन 2018 के पेपर में आया है। देखते हैं, हेडिंग है मानवीय मूल्यों की आवश्यकता। मानवीय मूल्यों की आवश्यकता क्या है? आधुनिक समाज में मानवीय मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता प्रतिदिन अनुभव की जा रही है। भारत में गांव हो या शहर, प्रत्येक और इसे प्राप्त करने हैं तो वह किसी भी स्तर तक जा सकता है। धार्मिक संघर्ष, दहेज हत्या, नारी उत्पीड़न, अस्पृश्यता, मादक दवाओं और पदार्थों का सेवन कर चोरी, कालाबाजारी, राजनीतिक भ्रष्टाचार आदि वह विशेषताएं उभर रही हैं जिन्होंने हमारे सुखद भविष्य की कल्पना पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस कारण यदि हम सुखद तथा समृद्ध भारत वर्ष चाहते हैं तो हमें छात्रों में उचित मूल्यों का विकास करना होगा और इसके लिए मूल्य शिक्षा की जरूरत होगी।
आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 91। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 91 में देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय भावना के उन्नयन में राष्ट्रीय भावना उत्थान में शिक्षा एवं शिक्षण की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में आया है। ये जो मैं आपसे क्वेश्चन जितने भी करा रही हूँ, ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं। 18 में, कुछ 17 में, कुछ 16 में, ऐसे ही सारे पूछे गए हैं। मैं वही क्वेश्चन कराऊंगी जो इम्पोर्टेंट है। उन्नयन में शिक्षा एवं शिक्षण की भूमिका हमारे समाज में जातिवाद, कुरीति, राजनीति, पक्षपात, शोषण, अन्याय, सत्ता का प्रवृत्तियां उन्मुक्त रूप से प्रचलित हैं। भला की शिक्षा संस्थाओं पर उनकी काली छाया कैसे नहीं पड़ेगी। अधिकतर यह देखा गया है कि विद्यालयों में, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, शोध संस्था और यहाँ तक कि कई मंत्रालयों में भी अधिकारी वर्ग द्वारा इन्हीं प्रवृत्तियों के अनुसार व्यवहार किया जाता है, जिससे राष्ट्रीय सद्भावना का विकास हो। शिक्षकों को कुप्रशासन तथा एवं निष्क्रियता से मुक्त किया। उन्हें पाठशाला में ऐसे सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए, ऐसे सामूहिक कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए अधिक प्रेरित किया जाए, जिससे विभिन्न समुदायों के शिक्षार्थियों एवं कर्मचारियों में परस्पर सौंदर्य बढ़े। पाठशालाओं के सामाजिक वातावरण में परिवर्तन लाना आवश्यक है, जिससे सांप्रदायिकता, अन्याय एवं शोषण के बीच छात्रों के मस्तिष्क में न पनप सके। अतः इस प्रकार शिक्षा तथा शिक्षण द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। का विकास किया। अगला क्वेश्चन है हमारा 92। सामाजिक एवं पारस्परिक सौंदर्य की विशेषता लिखिए। सामाजिक एवं पारस्परिक सौंदर्य की विशेषता लिखिए। यह क्वेश्चन भी सन 2018 के डीएलएड के पेपर में पूछा आया है। हेडिंग है सामाजिक एवं पारस्परिक सौंदर्यता की विशेषताएं। सामाजिक एवं पारस्परिक सौंदर्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है सामाजिक एवं पारस्परिक सौंदर्य में व्यक्तिगत उत्तरदायी की भावना। थर्ड है सामाजिक एवं पारस्परिक सौंदर्य के लिए सभी छात्रों में प्रेम तथा
उदार का भाव होना चाहिए। 4 है सामाजिक तथा सांप्रदायिक सौंदर्य सहयोग के आधार पर बनता है। सहयोग के आधार पर बनता है। 5 है ऐसे व्यक्ति देश का राष्ट्रीय भावना के प्रति आस्थावान होते हैं। आस्थावान है। 2018 के डीएलएड के पेपर में पूछा गया आया है। अच्छा, शब्द संस्कृत भाषा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वैदिक काल में 2018 के डीएलएड के पेपर में पूछा गया आया है। हेडिंग है सामाजिक एवं पारस्परिक सुंदरता की विशेषताएं। सामाजिक एवं पारस्परिक सौंदर्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है सामाजिक एवं पारस्परिक सौंदर्य में व्यक्तिगत उत्तरदायी की भावना होती है। सेकेंड है सामाजिक एवं पारस्परिक सौंदर्य हेतु अन्य व्यक्तियों के कल्याण का भाव होना चाहिए। थर्ड है सामाजिक एवं पारस्परिक सौंदर्य के लिए सभी छात्रों में प्रेम तथा उदार का भाव होना चाहिए। 4 है सामाजिक तथा सांप्रदायिक सौंदर्य सहयोग के आधार पर बनता है। सहयोग के आधार पर बनता है। 5 है ऐसे देश का राष्ट्रीय भावना के प्रति आस्थावान होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 93। प्राचीन काल में शिक्षा का अर्थ बताइए। प्राचीन काल में शिक्षा का क्या अर्थ था? तो प्राचीन काल में शिक्षा का अर्थ पढ़ेंगे। प्राचीन काल में शिक्षा का अर्थ प्राचीन काल में वैदिक काल में मतलब वैदिक काल में शिक्षा को विद्या कहते थे। विद्या शब्द विद धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है। इस जिसका अर्थ है जानना। इस प्रकार विद्या का अर्थ ज्ञान से लगाया गया है। ज्ञान का मन के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 94। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बताइए। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बताइए। शिक्षा का शब्द का यदि शाब्दिक अर्थ या विवेचन किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा से शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका आशय है सीखना और सिखाना। अतः शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें इसमें सीखने और सिखाने की क्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है। यह प्रक्रिया मानव जीवन के किसी विशेष स्तर तक सीमित नहीं रहती है, वरन बालक में जन्म के साथ ही शिक्षा प्रक्रिया आरंभ होकर आजीवन चलती रहती है और सीखने सिखाने का कार्य संपन्न होता रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 95। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है? एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है? उत्तर शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्नलिखित तीन शब्दों से हुई है।
शब्द कौन से है? पहला है एडुकेटम, एडुकेटम। सेकेंड है एडुसियर, एडुसियर। थर्ड है एडुकेयर, एडुकेयर। फर्स्ट है एडुकेटम, एडुकेटम। एडुकेटम से आशय है शिक्षित, शिक्षित करना, शिक्षित करना। ट्यूटरिंग, टू टेक्निक ऑफ टीचिंग फॉर टीचिंग और लर्निंग, टीचिंग और टर्निंग। सेकेंड है एडुसियर, एडुसियर में क्या है? एडुसियर से आश्रय है विकास करना अथवा अथवा निकालना। टू लोट आउट, टू लेट आउट। थर्ड है एडुकेयर, थर्ड है एडुकेयर। एडुकेयर से आश्रय है आगे बढ़ना, बाहर निकलना अथवा विकसित करना, आगे बढ़ना, बाहर निकलना अथवा विकसित करना। इस प्रकार एजुकेशन शब्द का अर्थ हुआ शिक्षित करना, आगे बढ़ना तथा विकास करना, विकास करना। अगला क्वेश्चन है हमारा 96। शिक्षा का शिक्षा का संकुचित अर्थ बताइए, शिक्षा का संकुचित अर्थ बताइए। शिक्षा का संकुचित अर्थ संकुचित रूप स्कूली शिक्षा माना जाता है। संकुचित रूप में स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहा जाता है। इस रूप में एक शिक्षक एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक में सक्षम एक विशेष प्रकार के नियंत्रण वातावरण को प्रस्तुत करके एक निश्चित ज्ञान को निश्चित विधि के द्वारा निश्चित काल में समाप्त करने का प्रयत्न करता है, जिससे बालक का मानसिक विकास हो जाए, जिससे बालक का मानसिक विकास हो जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा 97। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? शिक्षा का संकुचित रूप यह स्कूली शिक्षा है। वही व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ बालक के उन समस्त। और अगला क्वेश्चन, अर्थ क्या है? शिक्षा का संकुचित रूप यह स्कूली शिक्षा है। वही व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ बालक के उन समस्त। शिक्षा का अर्थ बालक के उन समस्त अनुभवों से है जिसका प्रभाव उनके ऊपर आजीवन पड़ता है। दूसरे शब्दों में शिक्षा वह अनियंत्रित वातावरण है जिसमें रहते हुए बालक अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक विभिन्न प्रकार के अनुभव अर्जित करता है तथा तथा विकसित होता है तथा विकसित होता है। अतः शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो बालक का निरंतर विकास करती है, जो विकास करती है। अगला क्वेश्चन हमारा है 98। देखते हैं, शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। उत्तर है बालक का विकास शिक्षा के द्वारा ही होता है। बालक का विकास जो है वो शिक्षा के द्वारा ही होता है। शिक्षा जो है किसी बालक में स्वयं को पहचानने की, अपने अंदर
निहित शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। शिक्षा से ही बच्चे जो है अपने अंदर जो उनके अंदर गुण होते हैं उनको पहचान पाते हैं और उनका विकास हो पाता है। शिक्षा व्यक्ति के आंतरिक गुणों को प्रखर करने में, आंतरिक गुणों को बाहर लाने में, उनकी अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है। शिक्षा बालक की नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक एवं आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने योग्य देने वाली क्रिया है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में ऐसा बदलाव भी करती है जिससे वह लगातार प्रकृति एवं विकास की ओर अग्रसर हो सके। अतः शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालती है। बाहर निकालती है। शिक्षा ही जो है बच्चों के जो आंतरिक शक्तियां होती है या उनके जो गुण होते हैं उनको बाहर लाने में मदद करती है बच्चों के। अगला क्वेश्चन है हमारा 99। क्या है? प्लेटो के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञान जो है वो समस्त विपत्तियों का मूल कारण है, परिस्थितियों का मूल कारण है। उत्तर है शिक्षा को जीवन में शाश्वत मूल्य के रूप में महत्वपूर्ण स्थान भारती बर्डमैन ने दिया है। में दिया गया है। इसमें शिक्षा के ज्ञान के रूप में बताया गया है कि मानव जीवन में आने वाली उलझनों, समस्याओं, शंकाओं का मूल कारण अशिक्षा अथवा अज्ञान ही होता है। शिक्षा के कारण व्यक्ति कष्ट उठाता है, अशिक्षा के कारण व्यक्ति कष्ट उठाता है। यह व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। अशिक्षा ही व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। प्लेटो का कथन सत्य है कि अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञान ही समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। कारण है। अज्ञान ही समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। फ्रेंड, आप लोगों को अगर मेरे चैनल की वीडियो जो भी हेल्प मिलती हो, थोड़ी भी हेल्प मिलती हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही लीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि मुझे आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूं। तो चलिए फ्रेंड, आगे देखते हैं। मानव जीवन में शिक्षा किस प्रकार अमूल्य है? मानव जीवन में शिक्षा किस प्रकार अमूल्य है? उत्तर है शिक्षा को अमूल्य माना गया है जिसकी प्राप्ति के बाद व्यक्ति को किसी चीज की कमी नहीं रह जाती। अगर व्यक्ति शिक्षित है तो उसके पास कुछ भी नहीं होगा, फिर भी वो अपनी शिक्षा से, अपने मेहनत से बहुत कुछ पा लेता है और ज्ञान से वह कुछ नहीं पा पाता है और अपनी समस्याओं से बाहर भी नहीं निकल पाता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के ज्ञान रूपी चक्षु खुल जाते हैं और उससे सभी चीजें प्राय हो जाती हैं। उसके लिए सभी चीजें आसान हो जाती हैं क्योंकि उसकी अज्ञानता का नाश हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा 101। मानवीय जीवन में शिक्षा का स्थान बताइए। मानवीय जीवन में शिक्षा का स्थान क्या है? उत्तर है मानवीय जीवन में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चा जब जन्म लेता है तो मानव शिशु परास्तिक होता है। परास्त मीन्स दूसरों पर डिपेंड होता है, किंतु शिक्षा ही वह प्रक्रिया है जिसकी मदद से वह दूसरों पर आश्रित शिशु धीरे धीरे अपना विकास करता है और समाज में अपने लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त करता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह दूसरों पे आश्रित होता है और वह शिक्षा के द्वारा ही, जैसे जैसे वह बड़ा होता है, शिक्षा की मदद से वह दूसरों पर जो धीरे आश्रित होता है, उसका शिशु का धीरे धीरे विकास होता है। वह अपने ऊपर अपने बल पर समाज में अपने उपयुक्त स्थान प्राप्त कर लेता है। वह शिक्षा द्वारा ही हर प्रकार से सर्वांगीण विकास करके अपने को अन्य चैतन्य प्राणियों में पृथक पृथक रखता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 100। शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो शिशु से प्रौढ़ अवस्था तक चलती रहती है। अर्थात शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे मानव जीवन अपने आप को आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के अनुसार बना लेता है। यह कथन किसका है? यह कथन रेमंड का है। किसका है? रेमंड का है। अगला क्वेश्चन है हमारा 103। मानवीय जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है? स्पष्ट कीजिए। मानवीय जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है? स्पष्ट कीजिए। हेडिंग है मानवीय जीवन में शिक्षा का महत्व। मानवीय जीवन में शिक्षा का महत्व। तो आंसर देखते हैं। शिक्षा मानवीय जीवन का आधार है। शिक्षा ही किसी व्यक्ति को पशु से अलग करती है। अगर व्यक्ति शिक्षित ना हो तो वह एक पशु के समान होता है, और शिक्षा ही व्यक्ति को पशु से अलग करती है। व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत शिक्षा की जरूरत रहती है। जब तक बच्चा जब जन्म लेता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, वह मृत्यु पर्यंत तक सीखता ही रहता है। शिक्षा की जरूरत रहती है। शिक्षा का महत्व अनेक दृष्टिकोण से है। शिक्षा व्यक्ति के प्रत्येक पहलू को विकसित करके उसका व्यक्ति का चरित्र का निर्माण करती है, अर्थात मानवता का पाठ पढ़ाती है। इसका कार्य क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसके अंतर्गत वे समस्त कार्य आ जाते हैं जिसको वह पूरा करने से व्यक्ति अपने जीवन को सुखी तथा सफल बनाते हुए सामाजिक कार्यों को उचित समय पर पूर्ण करने के योग्य बन जाता है। शिक्षा की ही मानव को मानव बनाती है। शिक्षा ही मानव को मानव बनाती है। ये व्यक्ति शिक्षित ना हो तो वो एक पशु के समान होता है। व्यक्ति को अधिकार और अपने दायित्वों का ज्ञान कराती है। कौन कराती है? शिक्षा ही कराती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 104। शिक्षा के सामान्य उद्देश्य बताइए। शिक्षा के सामान्य उद्देश्य बताइए। आंसर है शिक्षा मानव में सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिक्षा के सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है आकाश के सदुपयोग का उद्देश्य। अवकाश के सदुपयोग का उद्देश्य। सेकेंड है आत्मानुभूति का उद्देश्य। थर्ड है आत्मा विभक्ति का उद्देश्य। 4 है नागरिकता का उद्देश्य। 5 है पूर्णतामय जीवन का उद्देश्य। 6 है संतुलित विकास का उद्देश्य। 7 है आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। 8 है चरित्र निर्माण का विकास का उद्देश्य। 9 है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। 10 है ज्ञान संबंधी उद्देश्य। 11 है शारीरिक विकास का उद्देश्य।
12 है संस्कृति विकास का उद्देश्य। संस्कृति विकास का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है हमारा 105। 105 क्वेश्चन नंबर 105 है हमारा, व्यक्ति के जीवन में चरित्र का क्या महत्व है? व्यक्ति के जीवन में चरित्र का क्या महत्व है? अगला हमारा जो है हेडिंग है चरित्र का महत्व। चरित्र का महत्व। व्यक्ति के जीवन में चरित्र एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्व होता है। चरित्रवान व्यक्ति को सभी जगह सम्मान प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि धन की हानि है तो कोई हानि नहीं, धन की यदि हानि होती है तो कोई हानि नहीं होती है, और यदि चरित्र की हानि हो तो मानो सभी कुछ नष्ट हो गया, तो मानो सब कुछ नष्ट हो गया। भारतीय संस्कृति में चरित्र को विशेष महत्व दिया जाता है। भारतीय संस्कृति में चरित्र को विशेष महत्व दिया जाता है। अतः व्यक्ति के चरित्र के निर्माण में शिक्षा सर्वाधिक योगदान देती है। मानव को मानव बनाकर रखना सिखाना शिक्षा का परम लक्ष्य है। यदि व्यक्ति का चरित्र ऊंचा है तो वह सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्तर को उच्चता के शिखर पर पहुंचा देता है। यदि किसी व्यक्ति का चरित्र अच्छा है तो वह समाज और समाज को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा शिक्षा के जीविकोपार्जन के उद्देश्य से आप क्या समझते हैं? हमारा आंसर है जीवन धन की आवश्यकता होती है और धन की प्राप्ति हमें किसी कार्य को करने से होती है। आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है कि व्यक्ति अपनी जीविका का अपना उपार्जन स्वयं कर सकने में सक्षम हो। यदि व्यक्ति घर परिवार तथा समाज में सम्मान पाना चाहता है तो जीविका कमाना जरूरी होता है, अन्यथा वह समाज पर एक बोझ बनकर रह जाता है और राष्ट्र के लिए भी किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्र की उन्नति में उसका कोई योगदान नहीं होता है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो बालकों को व्यवहारिक रुचियों का विकास करके उन पर उचित दशा का पथ प्रदर्शन कर सकती है। शिक्षा ही बालक को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है, जिससे वह व्यवसायिकी क्षेत्र में संतोषजनक उन्नति करता है और अपने क्रियाकलापों से समाज और एवं राष्ट्र को उन्नतिशील बनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा शिक्षा के उद्देश्यों में संस्कृति विकास के उद्देश्य का स्थान क्या है? उद्देश्य का क्या है? आंसर है शिक्षा के आधार पर किसी देश की संस्कृति का विकास संभव है। शिक्षा के माध्यम से संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित की जाती है। संस्कृति मानव जीवन की प्रारंभिक वस्तु है, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, प्रथा तथा अन्य योग्यताएं, आदतें शामिल हैं, जिसको मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में प्राप्त करता है। अतः संस्कृति के माध्यम से व्यक्ति की सांस्कृतिक विकास होता है, संस्कृति का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो विद्वान व्यक्ति को समाज के ऊपर स्थान देता है, उसको स्मरण रखना चाहिए कि निसमाज व्यक्ति कोरी कल्पना है। अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत चरित्र गठन के साथ साथ बालक को सच्चा सामाजिक प्राणी तथा नागरिक बनाना है। यह कथन किसका है? यह कथन वीर रामन का है। अगला क्वेश्चन है हमारा 109 शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ बताइए। इसका आंसर है शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों का संकुचित अर्थ यह है कि राष्ट्र स्वयं ही शिक्षा की एक सुनिश्चित प्रणाली बनाकर लागू करता है। इसके अनुसार मानव की स्वतंत्रता का दमन करके मानवीय जीवन के प्रत्येक अंग
को पूर्णतः सामाजिकरण कर दिया जाता है। अतः शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति में अपने राष्ट्र के प्रति अपार भक्ति की भावना का विकास किया जाना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के व्यक्ति संबंधी कार्यों का वर्णन कीजिए। शिक्षा के व्यक्ति संबंधी कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, शिक्षा के व्यक्ति संबंधी कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है मानव की जन्मजात प्रकृतियों में सुधार करना। सेकेंड है आवश्यकता की आपूर्ति में सक्षम बनाना। थर्ड है आत्मनिर्भर बनाना। फोर है मानवीय गुणों का विकास करना। फाइव है नैतिक उत्थान करना। सिक्स है मानवीय जीवन की तैयारी करना। सेवन है संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना। एट है आंतरिक शक्तियों का विकास करना। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो से अच्छी लगी हो और आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब तो कर ही लें। आप अगर नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन है